और बात हो रही है श्रीलंका की, क्योंकि सरकार नहीं है, लोकतंत्र देश में नहीं इस वक्त दिख रहा है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, किस तरीके की तस्वीरें श्रीलंका से निकल कर आ रही हैं। राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया गया है प्रदर्शनकारियों की तरफ से, कह सकते हैं इस वक्त सबसे बड़ी त्रासदी से त्राहिमाम कर रहा है श्रीलंका। ये तस्वीरें एक बार फिर से अपने दर्शकों को हम दिखाना चाह रहे हैं। स्विमिंग पूल की तस्वीर है, राष्ट्रपति आवास के स्विमिंग पूल की ये तस्वीरें हैं, जहां पर प्रदर्शनकारी स्विमिंग पूल में घुस गए। और किचन की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कि किचन में भी वो वहां पर पहुंचे थे। वहां पर रखे पकवानों पर भी प्रदर्शनकारियों ने हाथ साफ किया। और कहीं ना कहीं ये तस्वीरें सभी को शर्मसार करती हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस हालत का जिम्मेदार कौन है, क्योंकि 1948 के बाद से लगातार राजपक्षे परिवार का दबदबा है यहां पर। और ऐसे में बहुत सारे अधिकार इतने वर्षों पर राज करने के बाद भी अगर वहां की जनता को तमाम सुविधाएं नहीं दे पाती है, वहां की सरकार महंगाई जैसी समस्याओं से नहीं निपट पाती है, तो उसके बाद जनता ने खुद ही मोर्चा खोल दिया है। इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। और इस वक्त हम सीधा चलेंगे प्रोफेसर एपी तिवारी जी के पास। प्रोफेसर एपी तिवारी जी, आप देख रहे हैं तस्वीरें, आप बता भी रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस भी आप शेयर कर रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर तमाम चीज़ें हैं। कह सकते हैं कि 17% से ऊपर महंगाई दर इस वक्त दक्षिण एशिया में सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल रही है। जी, कैसे देखते हैं? देखिए, दक्षिण एशिया के राजनीतिक और आर्थिक एकीकरण के कई प्रयास हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो सामरिक और राजनीतिक संबंधों में, वैदेशिक संबंधों में परिवर्तन हुए हैं। केवल उल्लेख मात्र कर रहा हूँ कि जब उत्तर दक्षिण वार्तालाप विफल होता है तो दक्षिण दक्षिण वार्तालाप आरंभ होता है एक नई दुनिया में अर्थव्यवस्था को कायम करने के लिए। और वो जब विफल होती है वार्ता, तब क्षेत्रीय सहयोग की बात आती है। सार्क, साप्टा और साफ्टा तक बात गई। अब ऐसे में यदि श्रीलंका में संकट है तो मेरा मानना है कि ये बहुत तार्किक भी है और स्वाभाविक भी है कि उसका असर दक्षिण एशिया के अन्य देशों पर भी पड़ेगा। और यही नहीं, बल्कि दक्षिण एशिया में ही पाकिस्तान है। पाकिस्तान की जो स्थिति है वो किसी से छिपी नहीं है, दुनिया से नहीं छिपी। चीन की गलत नज़र कह सकते हैं पाकिस्तान पर भी है। पाकिस्तान के साथ भी वही खेला खेल रहा है जो श्रीलंका के साथ खेला। ये जो आर्थिक ताकतें हैं, अगर आर्थिक तौर पर कमज़ोर ताकतों को और कमज़ोर करके उन पर अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक नया आयाम है। अब ऐसे में जैसे आपने कहा कि महंगाई, मैंने स्वयं कहा कि खाद्य महंगाई 80%। मैं यहाँ पर एक ईप्सित हो रहा हूँ इस बात को कहने के लिए। बात उठी है तो जाएगी, दूर तक जाएगी कि लोग छीन झपट कर खा गए, वहाँ भोजन करने लगे। बच्चों को सुला दिया जा रहा है देर तक इस बात के लिए कि उनको सुबह का नाश्ता जो है न देना पड़े। ऐसी संकट की स्थिति। आयात बात उठी है कि उर्वरक पर कह सकते हैं पाबंदी लगाई गई, तो उर्वरक पर पाबंदी लगाई गई तो आयात की एक क्षमता होती है। हम सभी जानते हैं कि अर्थव्यवस्था केवल घरेलू अर्थव्यवस्था के जो सेक्टर्स हैं उन्हीं से नहीं चलती, वाणिज्य क्षेत्र है, व्यापार से भी चलती है, विदेशी कह सकते हैं विनिमय भंडार है उससे चलती है, विदेशी मुद्रा कोष है उससे चलती है। विदेशी मुद्रा कोष जब शून्य है तो आयात कहाँ से करेंगे खाद्यान्न का? खाद्यान्न संकट तो पैदा होता है, भारत में भी पैदा हुआ। 64, 65, 66 में 2 वर्ष लगातार सूखा पड़ा और रक्षा संकट भी झेलना पड़ा दो इसी दौरान। 1962 ले लीजिए, 1965 ले लीजिए। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था में शॉर्टेजेस हुई, समस्याएं आई, लेकिन उनका हमने समाधान कर लिया क्योंकि एक सबल राजनीतिक इच्छा शक्ति थी और पूरा राष्ट्र एकीकृत तौर पर संकट झेलने के लिए भी खड़ा रहा। मेरा मानना है कि हालत तो ये है जिसका उल्लेख पहले करना चाहता था कि एक श्रीलंकाई रुपया बराबर है
362 मैं ठीक कर लूं अपने को, 362 रुपया श्रीलंका का बराबर है $1 के। बातें उठ रही भारत में भी कि रुपया कमजोर पड़ रहा है, लेकिन वो कमजोर पड़ने की स्थिति उत्पन्न भारत में नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे पास तो $600 बिलियन के बराबर के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, कवच है। हमारे पास जब $1.2 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था अगर जून 1991 में, तब भी हम उससे उबर आए, नई आर्थिक नीतियों को लागू किया। प्रश्न एक बड़ा है कि क्या श्रीलंका में अगर कोई वैकल्पिक सरकार गठित होती है तो वो इतनी समर्थ होगी कि वो इस तरह के आर्थिक संकट का निदान करेगी? मुझे आशंका इस बात की है, बातें उठी हैं, लेकिन मैं उसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहूंगा, जोड़ना चाहूंगा कि यदि वहां पर सैन्य शासन स्थापित होता है तब इसकी संभावना भी कम है, क्योंकि सैन्य, उनका जो आंतरिक सैन्य शक्ति है वो पहले से इतनी सशक्त नहीं है कि अगर सशक्त होती तो उसका प्रमाण यह है कि कल राष्ट्रपति भवन पर जो कुछ अव्यवस्था हुई उसको नहीं रोक पाई। तो यदि कह सकते हैं उसका कोई शत्रु देश है वो उसके साथ आता है सामने, तो प्रजातंत्र को सबसे बड़ा खतरा मैं देख रहा हूं। जो डेमोक्रेसी है समीपवर्ती कह सकते हैं, वो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि वो श्रीलंका है। श्री का मतलब सुसंपन्न है, श्री का मतलब कीर्ति है, बहुत सारी बातें हैं, वैभव है, लेकिन वो नष्ट हो गया वहां। क्यों? एक ही बात है जो रामचरितमानस से जो विभीषण ने कहा था, मैं उद्धृत कर देता हूं, सुमति कुमति सब के उर रही, वेद पुराण निगम सब कहीं, जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निदाना। श्रीलंका जहां कुमति तह विपत्ति निदाना वाले ट्रैप में फंस चुका है। ऐसे में मुझे तो बड़ी आशंकाएं हैं। अभी बात उठी है राजनीतिक अस्थिरता ही नहीं, राजनीतिक अव्यवस्था जो उत्पन्न हुई है वो कहां तक परसिस्ट करेगी, उसका असर कहां तक जाएगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है अतुल अनेजा जी, श्रीलंका का ये जो राजनीतिक भविष्य है किस ओर जाता दिख रहा है, किस तरीके से आप देखेंगे? ये एक बड़ा सवाल है सर। एक तरह से राजनीतिक जो फ्यूचर है श्रीलंका का, देखिए अभी जो है नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट फॉर्म करने की बात हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि ये इसमें समय लगेगा। एक तरह से नई इलेक्शन कमीशन आएगी, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर फिर से बातचीत होगी, और एक बाकी जैसे देशों में हुआ है जहाँ पर क्रांति हुई है, एक तरह से फिर से चुनाव होंगे और उसके बाद एक नई सरकार बनेगी। ये घटनाक्रम अब कितनी देर में होता है, तो वो एक ये ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो मैं आपको दे रहा हूँ। दूसरा जो बात हो रही है कि सेना बीच में हस्तक्षेप करेगी, अनलाइकली लेकिन हो भी सकता है। तो ये बेसिकली दो ब्रॉड ये विकल्प हैं जो श्रीलंका के सामने इस वक्त हैं राजनीति के ऊपर। दूसरी जो प्रॉब्लम इनकी है वो है इकोनॉमी को लेके। अब इकोनॉमी में देखा जाए तो श्रीलंका सिर्फ डिपेंडेंट है टूरिज्म के ऊपर, चाय के निर्यात के ऊपर, और उसके अलावा ज़्यादा वहाँ पर कुछ प्रोडक्शन वगैरह इतनी है नहीं, लैंड एरिया भी छोटा है। तो जब तक वहाँ पर स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं आएंगे श्रीलंका में, कोई भी सरकार आए उसके लिए मुश्किल होगी। और उसके लिए श्रीलंका की भारत से इंटीग्रेशन होना बहुत ज़रूरी है, फिजिकल कनेक्टिविटी का इस्टेब्लिश होना बहुत ज़रूरी है। एक ब्रिज के तमिलनाडु और श्रीलंका में एक तरह से एक रोड कनेक्टिविटी आए ब्रिज बना के, ये बहुत ज़रूरी है ताकि श्रीलंका के लिए भी भारत की मार्केट और खुले और भारत भी यहाँ पर ज़्यादा पूंजी निवेश कर सके हर सेक्टर के अंदर जाके। तो एक तरह से आइसोलेशन में रहकर श्रीलंका का फ्यूचर कोई भी सरकार आज नहीं है। अब टाइम आ गया है कि इसको इंटीग्रेट किया जाए। सार्क वगैरह पुरानी कहानियाँ होगी, अब भारत के साथ इंटीग्रेशन की बात जो है वो ज़रूरी है, और वही चीज़ लागू होगी बांग्लादेश और पाकिस्तान के बारे में भी हम बात नहीं करेंगे। तो श्रीलंका के लिए ये चुनौती है, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, लेकिन वो नहीं आएगी जब तक आर्थिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी। उसके लिए भारत के साथ कनेक्टिविटी, फिजिकल, आर्थिक, स्ट्रक्चरल, ये बहुत ज़रूरी है। फिर हम देख सकते हैं एक सर्विसेज सेक्टर जो है वो श्रीलंका में ज़रूर आ सकता है। मुझे याद है मैं पहले यहाँ भारत आने से पहले चीन में था, तो वहाँ विक्रमसिंघे आए थे और उन्होंने यही कहा था कि एक दूसरा फाइनेंशियल सेंटर ये बनाना चाहते हैं साउथ एशिया में, जो दुबई एक रहेगा, उसके बाद श्रीलंका और उसके बाद सिंगापुर। तो सर्विसेज सेक्टर में श्रीलंका आगे बढ़ सकता है, लेकिन उसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि जो लोकेशन है श्रीलंका की वो ट्रेड रूट्स के ऊपर बिल्कुल बैठता है उसके बीच में। तो एक तरह से
ट्रांसशिपमेंट हब कोलंबो है उसको बढ़ाया जा सकता है। हम्बनटोटा नहीं है क्योंकि हम्बनटोटा जो मेन लाइन से बाहर है, लेकिन कोलंबो हार्बर उसको और बढ़ाया जा सकता है ताकि ट्रांसशिपमेंट हब जैसे जबल अली है दुबई के अंदर, वैसे श्रीलंका में भी बन सकता है। लेकिन इसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इमेजिनेशन और इंटीग्रेशन, ये 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। उसके बाद ही हम देख सकते हैं कि एक उज्जवल भविष्य श्रीलंका का बन सकता है। ठीक है हेमंत तिवारी जी, वहाँ पर विपक्ष को के पास आप क्या प्लान है, आपको क्या लगता है किस तरीके का प्लान है, केयर टेकर कौन होगा, सवाल ये है, और क्या सर्वदलीय सरकार की पेशकश आप गुंजाइश के रूप में देख रहे हैं क्या? देखिए, बहुत बड़ा सवाल है और यही सवाल है जो ताज़ा संकट और नई सरकार के गठन के बीच का समय है, उस दर्द को, उस परेशानी से कैसे निजात दिलाएगा, यह प्रश्न उत्पन्न करता है। राष्ट्रपति 13 तारीख को इस्तीफा देने जा रहे हैं, तो इस्तीफा देने के 3 दिन के भीतर वहाँ व्यवस्था है कि एक कार्यवाहक राष्ट्रपति बना करके और स्पीकर जो है वो हाउस कॉल करे, मतलब जो श्रीलंका की संसद है उसका आपातकालीन सत्र बुलाए और आपातकालीन सत्र में विधिवत चुनाव की घोषणा करे। ये पूरी प्रक्रिया 27-28 दिन यानी 1 महीने तक चल सकती है। सवाल यही है कि राष्ट्रपति घर छोड़ के भाग गए हैं, वहाँ लोग नाच गा कूद रहे हैं, पूल में खा रहे हैं, अव्यवस्था पूरी सड़कों पर है कोलंबो की, कानून व्यवस्था पर कोई काबू नहीं है। ऐसी दशा में ये जो दिन गुजरेंगे, इन दिनों में क्या ऐसा अल्टरनेट अरेंजमेंट किया जाए, या तो वहाँ की सारी पार्टियां मिल करके भारत से, अमेरिका से निवेदन करें कि तात्कालिक संकट के निदान के लिए तात्कालिक प्रभाव से कुछ हमारे लिए व्यवस्था करिए। मैं ये दिन इतने नहीं जहाँ एक दिन जनता जो बर्दाश्त न कर पा रही हो, जिसके पास अन्न नहीं है, अन्न बड़ा कम वहाँ होता है। अभी सही कहा हमारे पूर्ववर्ती जो फॉरेन एक्सपर्ट है, वहाँ की तो बड़ी स्थिति है। और एक अच्छी बात इन्होंने कही, अब मुझे लगता है कि चीन की दोस्ती, भयंकर दोस्ती के इस स्याह परिणाम के बाद, इस काले परिणाम के बाद, श्रीलंका की भारत से दोस्ती जो पहले भी थी, और मैं आपको एक बात बता दूं कि ये भारत और श्रीलंका के रिश्ते बेहतर बनाने में तरनजीत सिंह संधू करीब मुझे लगता है 4 साल के आसपास, YK सिन्हा जी के बाद तरनजीत सिंह संधू वहाँ हमारे हाई कमिश्नर रहे। उन्होंने बहुत तरीके से इस पूरे पिछले इलेक्शन को डील किया, सब कुछ किया। अब मुझे लगता है कि श्रीलंका की न्यूनतम मजबूरी, जो भी सरकार है आए, कि भारत से दोस्ती का बड़ा हाथ बड़े भाई की तरह, वाकई ईमानदार बड़ा भाई मानते हुए करें, और भारत को भी इस वक्त सामान्य से बहुत अधिक, हालांकि 3.7 मिलियन डॉलर भारत ने पिछले रिसेंट पास्ट में बहुत कुछ कम समय के भीतर उनको आर्थिक सहयोग दिया है। तमाम उनके डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स में भारत लगातार फाइनेंस करता रहा, योगदान करता रहा, पार्टनरशिप के जरिए या सहयोग के जरिए। लेकिन अब बड़े भाई की बड़ी भूमिका उसको निभानी होगी, क्योंकि ये महीने 2 महीने, और फिर इस बात की क्या गारंटी कि सर्वदलीय सरकार आए और उसका कोई एक प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर हो और जो फाइनेंस मिनिस्टर हो, वो एकदम से क्या कर लेगा, क्योंकि आप पास चवन्नी नहीं है, 4 आने नहीं है आपके पास विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में। आप किसी चीज का आयात कर नहीं सकते हो, आपके पास कोई माल नहीं है जो आप भेजते थे, वो सब ठप पड़ा है। आप चाय नहीं भेज पा रहे हो, प्रोडक्शन ही रुक गया है, कम हो गया है। ऐसी सूरत में एक बड़ा चैलेंज है जिससे श्रीलंका को निपटना है। वैसे मैं बता दूं, ये जनता सड़क और वो तोड़ने के लिए नहीं गई है, जनता भूखी है, भूख देख रही है, और जनता ने महसूस किया कि इसके पीछे राजपक्षे परिवार का, स्वयं राजपक्षे उनके परिवार का योगदान रहा। अभी किसी वक्ता ने जिक्र किया था, इनके एक भाई बेजिल राजपक्षे हुआ करते हैं, जो पिछली सरकार में राजपक्षे सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर थे। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अरबों खरबों रुपए सरकार से बनाए। स्वयं महिंद्रा राजपक्षे पर करप्शन का आरोप लगते थे, लेकिन वही जनता जो फिर उनको चुन लाती है। पर जनता अब थक गई है, इनका सफाया हो गया है। मुझे लगता है कि जो भी गवर्नमेंट बनेगी, थोड़ा एक बीच का समय जो है वो चिंता का समय है। उस अवधि में कैसे क्या नियंत्रित कर पाएंगे लोग, क्योंकि जनता जब भूखी होगी जनता सड़क पाएगी, चाहे इनकी सरकार चाहे उनकी सरकार। लेकिन नई सरकार के ऊपर जनता का रवैया में थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ।
पर दिक्कत क्या है कि जब भूखा आदमी होता है तो उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ता। जब आपके घर में बिजली नहीं है, पावर सप्लाई है ही नहीं है, बिजली नहीं है, अंधेरे में गर्मी में आप बिल्कुल तो आपको कुछ नहीं दिखाई बिल्कुल पड़ता। सटीक बात है सुशील जी। जब इंसान के पास खाने के लिए नहीं होगा तो तस्वीरें ऐसी आएंगी ही आएंगी, और ये सरकारों को सोचना होगा, चाहे श्रीलंका की सरकार हो या किसी भी देश की सरकार। ये तो बात सच है कि सरकार का जो पहला काम होता है वो सुरक्षा देना होता है और अपनी जनता को भोजन देना होता है। ये तो बेसिक काम है और प्राथमिकता का कार्य है ये। यहाँ पर आपने चीज़ गौर की कि स्वाति जी और भी कुछ है, क्योंकि कुछ महीने पहले श्रीलंका में यही स्थिति आई थी, तब भी कि दिवालिया हो रहा है। तो आप देखिए कुछ चित्र आए थे, कुछ वीडियो आए थे, उसमें हिंसा हो रही थी। उसमें बस को नदी में डाल रहे थे, बस को जला रहे थे, बस को तोड़ रहे थे, रोड जाम कर रहे थे, लाठी भी थी, डंडे भी थे और नारेबाजी उत्तेजक हो रही थी। हाँ, ये भी सीन आए। लेकिन ये जो सीन आए हैं कल के, तो जैसे होले नहीं कि भाई आइए आप, गोटवापे ने कहा कि मैं जा रहा हूँ आप आइए। अच्छा, गोटवापे अभी तो राष्ट्रपति हैं, अभी भी तो भागे हुए हैं। 13 तारीख को शायद इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन इस्तीफा देने के बाद भी स्थितियां कुछ मुझे नहीं लगता कि बदलेंगी। सब आज 10 तारीख है, अभी 3 दिन में क्या होता है? अभी तो राष्ट्रपति की शक्तियां उनमें निहित है ना। इस्तीफा तो प्रधानमंत्री ने दिया है। तो ये हौले जो हुआ है, इसमें कोई ऐसा, देखिए आर्थिक और दिवालिया ये बेशक है। देखिए उदयपुर वाली घटना हुई, 60% टूरिज्म और पर्यटन खत्म हो गया उदयपुर का, जो होटल वाले रो रहे हैं। ये श्रीलंका तो 2.5-3 करोड़ की आबादी, यहाँ पर तो केवल यही चीज़ है, महीनों सालों भर नहीं पाएगा। कितने लोगों ने बुकिंग कैंसिल करा दी हुई, कितने टूर बड़े वर्ल्ड लेवल के टूर ट्रेवल के लोग हो गए, उन्होंने। तो ये एक ठीक है सर, समय हमारे पास बहुत कम है, कुछ और लोगों का रिएक्शन भी इस पर लेंगे। अतुल जी किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे? 150 रुपए में 1 कप चाय। सर समय बहुत कम है, बहुत संक्षिप्त जवाब की उम्मीद है आपसे। अब सबसे बड़ी ये आर्थिक स्थिति है, प्रॉब्लम है, क्योंकि महंगाई है और उसके अलावा फ्यूल शॉर्टेजेस, आई थिंक उसका भी हमें जिक्र करना चाहिए कि फ्यूल नहीं मिल रहा। तो ये अगर आप इसको कंबाइन करते हैं, अब रूस से शायद फ्यूल लेना की बात हो रही है, तो इस तरह से पूरी तरह से इकोनॉमी ठप है। इसलिए आगे जब तक ये इमरजेंसी एड नहीं जाएगी श्रीलंका को, तब तक कोई भी रिवाइवल पॉसिबल नहीं है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बात हो रही थी श्रीलंका की, श्रीलंका के आर्थिक हालातों की, और कैसे उबर पाएगा श्रीलंका अपने हालातों से। फिलहाल कुरुक्षेत्र में इतना ही, दीजिए इजाजत।